Coulomb's law relates two charges and distance between them, describing the electric force as being. कौन सा वाला ऑप्शन सही लग रहा है, फटाफट बताओ बेटा. Proportional to sum of the charge, inversely proportional to distance, proportional to product of the charge and inversely proportional to distance, या फिर proportional to product of the charge, inversely proportional to square of the distance. Come on. कई बच्चे ना सी पे चले जाते हैं, बोलते हैं सर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. गलत. डी सही है. डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना. तो डी हो गया. चलिए इस पे टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे आप. अच्छा, जो कांस्टेंट के है आपका, देखो फोर्स बराबर के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ये जो के है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है क्या? सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है क्या? इंटेंसिटी ऑफ चार्ज पे, या फिर बोथ ए एंड बी? बताओ ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन है बेटा, फटाफट बताओ. थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना, जस्ट फॉर रिवीजन. जो मैंने पढ़ाया क्या आप उसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं, बस वो देखने के लिए है. बताओ बेटा क्या आंसर होगा. तो देखो ये दोनों सही है. कैसे? मैंने आपको बोला ना, मीडियम चेंज करोगे के चेंज हो जाएगा. एयर या फिर वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 है. तो मीडियम चेंज होगा तो ये चेंज हो जाएगा. हेंस दिस इज करेक्ट. ये तो करेक्ट है ही. बट ए एंड बी भी ऑप्शन में, तो बी को भी चेक करो. बोलता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स. हाँ ये भी सही है, क्योंकि इसकी जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर. एसआई यूनिट में इतना वैल्यू है. अब वो तो आप जानते हैं बेटा, अगर मैं इसको सीजीएस में कन्वर्ट कर दूं तो न्यूटन की जगह डाइन आ जाएगी, है ना, 10 की पावर 5 डाइन. फिर मीटर की जगह सेंटीमीटर आएगा. तो उस कन्वर्जन के चक्कर में ये वैल्यू चेंज हो जाएगी. के की जो वैल्यू है, के का जो कांस्टेंट है वो चेंज हो जाएगा. तो किसी और यूनिट में जाऊंगा तो ये वैल्यू बदल जाएगी, और किसी और मीडियम में जाऊंगा तो भी ये बदल जाएगी. हेंस बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. डी इज द राइट आंसर. क्लियर हो गया? यस. चलिए बहुत बढ़िया. और देखते हैं और कोई क्वेश्चन है अपने पास. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ सिमिलैरिटी. नॉट है ना, सिमिलैरिटी नहीं है बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशन. बताओ एबीसीडी फटाफट, कम ऑन. बोथ द फोर्सेस ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, है ना, मतलब वही आप समझ गए इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब, राइट. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. बोथ द फोर्सेस ऑपरेट ओवर वेरी लार्ज डिस्टेंसेस. बोथ द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर. और डी बोल रहा है बोथ द फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. एक एक करके करते हैं. क्या दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? हाँ सर. कैसे? उसका फॉर्मूला है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दूसरे वाले का है GM1 M2 बाई आर स्क्वायर. देखो दोनों में नीचे आर स्क्वायर आ रहा है, दोनों में नीचे आर स्क्वायर आ रहा है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ दोनों में सेटिस्फाइड है. ए सही हो गया. हाँ डी इज करेक्ट बेटा. तो ए तो करेक्ट है, बट मेरे को क्या ढूंढना है? नॉट अ सिमिलैरिटी. हेंस दिस इज नॉट माय आंसर. मेरे को नॉट वाला ढूंढना है, कौन सा करेक्ट नहीं है ये ढूंढना है. अच्छा, बोथ द फोर्सेस ऑपरेट ओवर वेरी लार्ज डिस्टेंसेस. बिल्कुल सही है. देखो धरती और चांद के बीच में कितनी ज्यादा दूरी है, बट फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना. सारे प्लैनेट सन के अराउंड रोटेट कर रहे हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, बहुत दूर है ना. ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी है. ठीक है, लार्ज रेंज होता है बेटा इनका. ठीक है, तो ये भी सही है. हेंस नॉट माय आंसर. बोथ आर कंजर्वेटिव. इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशन, स्प्रिंग, ये तीनों कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं. फ्रिक्शन, एयर ड्रैग, विस्कस फोर्स, ये सब नॉन कंजर्वेटिव में आते हैं. ये सब आप वर्क पावर एनर्जी में डिटेल में पढ़ोगे, बिल्कुल टेंशन मत लो. फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन, स्प्रिंग, ये तीनों कंजर्वेटिव में आते हैं. हेंस बोथ आर कंजर्वेटिव. ये भी सही हो गया. तो नॉट माय आंसर. मेरे को तो गलत वाला ढूंढना है ना. अब बस एक ही बच गया, यही आंसर है मेरा. बोल रहा है बोथ द फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना. कूलॉम्स फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नहीं होता है, रिपल्सिव भी हो सकता है. ठीक है बेटा. चलो जी अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना. अच्छा एक बात बताओ बेटा, पहले ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करो. तो आप लोग एक क्वेश्चन ट्राई करो. 2 पॉइंट चार्जेस, ये 2019 का पीवाईक्यू है. हम लोग पीवाईक्यूज भी करेंगे, उसके अलावा जो स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन है वो भी करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं अपनी तरफ से आपको करवाऊंगा.
है ना, हर टाइप की प्रैक्टिस होगी बेटा। 2 पॉइंट चार्जेस है ए और बी, ठीक है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस एंड फोर्स बिटवीन देम इज एफ। एफ फोर्स लग रहा था। अब 50% चार्ज ए से उठा के, है ना, बी को दे दिया गया, बी को दे दिया गया। अब नया फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगा? 9f/8, 9f/16, 16f/9, f/4। चलो बताओ, कमान। चलो तब तक मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं थोड़ा। सर नोट्स, सर नोट्स। बेटा नोट्स आपको संकल्प का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। है ना? हाँ जी। बाय द वे मैं क्लास जनकपुरी सेंटर से ले रहा हूँ, दिल्ली में, है ना। और जो भी बच्चे दिल्ली में जनकपुरी के आसपास रहते हैं, आप यहाँ पे अगर आओगे तो मैं आपको यहीं मिलूंगा। मेरा ऑफिस अब यही है, ठीक है ना। तो आई विल बी टेकिंग माई लाइव सेशंस फ्रॉम हियर ओनली। तो कभी मिलना हो, कोई गाइडेंस लेनी हो, कोई काउंसलिंग के अलावा कोई डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, आप आके मेरे से मिल सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बताइए क्या आंसर है। जिसको भी कल वाले में कोई भी छोटा मोटा डाउट है, कल वाली वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। मैं आज रात को 9 बजे से पहले पहले आपके सारे डाउट्स वहां पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। यस, हाँ जी। तो बी कह रहा है कोई बच्चा सी भी कह रहा है ना। रोशन राज इज सेइंग सी, कुछ लोग डी भी कह रहे हैं। अरुज सिंह आई विल सी रिकॉर्डेड लेक्चर बाय सर। हाँ ठीक है सर, एग्जैक्ट लोकेशन बताइए। आप बस सर्च करिए गूगल मैप पे वेदांतु लर्निंग सेंटर जनकपुरी, आपको दिख जाएगा, ठीक है। आइए बेटा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आई थिंक इट इज f/4। आइए देखते हैं कैसे, ठीक है। वो बोलता है पहले प्लस क्यू और माइनस क्यू है बेटा, तो यहां पे मैंने रख दिया एक प्लस क्यू, डन। और यहां पे मैंने रख दिया एक माइनस क्यू। अब इनके बीच की कुछ तो दूरी होगी, मान लो r। तो इनके बीच पे कितना फोर्स लग रहा है बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स कितना लग रहा है बताओ। वो दिया हुआ है f। तो कोई बता सकता है इस f की वैल्यू कितनी है? बिल्कुल बता सकते हैं सर, f बराबर k q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ये तो होगा। अब q1 q2 कितना कितना है, q और माइनस q। मैंने बोला था इस फॉर्मूले में साइन डालने की जरूरत नहीं है, खाली मैग्नीट्यूड डाल दो, है ना, क्योंकि ये स्केलर फॉर्म है, तो इसमें साइन डाल के कुछ वैसे भी नहीं होने वाला। तो इसको भी q डालोगे, इसको भी q, तो ये हो जाएगा आपका q स्क्वायर। क्या इतना फोर्स लग रहा था बेटा शुरू में, है ना? बिल्कुल सर, इतना फोर्स लग रहा था। अब देखते हैं वो क्या बोल रहा है। बोलता है 50% चार्ज ए से लो और बी को दे दो, है ना। 50% कितना? 50%। चलो करते हैं। अच्छा 50% मतलब कितना होता है फ्रैक्शन में? कितना होगा? 1/2 होगा ना, है ना, 0.5 होगा ना। 50% मतलब 0.5, 0.5 मतलब क्या? आधा, आधा चार्ज। हिंदी में बोले तो आधा चार्ज। 50% मतलब आधा। तो 50%, इसका 50% होगा बेटा q/2। अब सोचो q में से आपने q/2 निकाल लिया, तो यहां कितना बचा? q/2 बचा। अरे यार q है, q/2 निकाल लो, q/2 ही बचेगा ना। और वो q/2 जो निकाला आपने वो इसको दे दो, तो ये कितना हो जाएगा? ये माइनस q था, अब इसमें प्लस q/2 और जुड़ गया। सही कर रहा हूं? सही कर रहा हूं बेटा, है ना। ये माइनस q पहले से था, यहां से q/2 निकला और यहां चला गया, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? जोड़ के देखो ये कितना हो जाएगा। ये बनेगा माइनस q/2, है ना। ये बनेगा आपका माइनस q/2। तो ये चार्ज अब हो चुका है q/2 और ये अब हो चुका है माइनस q/2। अब लिखते हैं नया फोर्स। डिस्टेंस तो चेंज हुआ नहीं है, नया फोर्स लिख लेते हैं। तो F डैश बराबर नया फोर्स यहां का कितना हो गया देखो, K, है ना, K। ये चार्ज है q/2, ये भी है q/2, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? q/2 इंटू q/2, q²/4, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा q², नीचे आ जाएगा 4, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। और नीचे r² भी है, r² भी है। अब आप बोलोगे कि यार ये जो kq²/r² है, ये तो पुराना फोर्स है, F है। तो यहां देखो kq²/r², ये तो F है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? F डैश बराबर, इस पूरे को आप F लिख लो
और नीचे 4 तो f/4। मतलब ऑब्वियसली मैं एकदम प्यार से धीरे धीरे सॉल्व करके दिखा रहा हूं। कोई बच्चा चाहे तो उसको ओरली कर सकता है, मन में सॉल्व कर सकता है, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलेगा भाई देखो ये भी q/2 बन रहा है, ये भी q/2 बन रहा है, प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है फोर्स इन दोनों का। जैसे मैं प्रोडक्ट ले रहा हूं ये 1/4 का फैक्टर दे रहा है ना, 1/2 इंटू 1/2 1/4 तो 1/4 हो गया। इजी पीजी है ना बेटा। चलो बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन करोगे बताओ। वन मोर है ना बेटा। चलो एक और कर लेते हैं जल्दी से, है ना। आ जाओ, कहां गया, हाँ ये रहा। चलो इसका आंसर दे दो फटाफट। 2 पॉइंट चार्जेस है बेटा, एक है +3 माइक्रोकुलॉम, एक है +4 माइक्रोकुलॉम, ठीक है। 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, ठीक, बहुत बढ़िया। अगर दोनों को एक एडिशनल चार्ज दे दिया जाए, कितना, -6, तो -6 इसको भी देना है और -6 इसको भी देना है। अब बताओ नया फोर्स कितना न्यूटन होगा। कमान कमान बेटा, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। क्वेश्चन देके मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा सॉल्व करने का, ठीक है ना। सर एचसी वर्मा की बुक अभी ले लें। देखो बेटा एचसी वर्मा सर की बुक बहुत अच्छी है, बट उसमें जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो शायद जेई के लिए ज्यादा रेलेवेंट है। उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस लंबे हैं, लेंदी हैं, आपको टाइम लगेगा, कैलकुलेशन ज्यादा होगा। तो अगर आप जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे होते तो मैं बोलता कि आप एचसी वर्मा सर की बुक लो और उसको प्रैक्टिस करो। नीट में उस टाइप के क्वेश्चन करने की जरूरत आपको नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना चाहिए। उसमें सब्जेक्टिव है बिना ऑप्शन का, आपको ऑब्जेक्टिव में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ अगर आप थ्योरी के लिए एज अ रेफरेंस बुक रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं एचसी वर्मा सर की बुक, अदरवाइज आपको नीट में उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है ना। यस हाँ जी सर, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो सच्ची में, बस आपके लिए कर रहे हैं बेटा, है ना, जितना हो पा रहा है कर रहे हैं बिल्कुल। क्या आंसर आया बेटा, सी आ रहा है, सी आ रहा है, कुछ बच्चों का सी आ रहा है, कुछ का देखो डी आ रहा है ना। इस बार सिलेक्शन होगा सर, बिल्कुल बिल्कुल होगा बेटा। आप देखो कल वाली वीडियो ने एक कश्मीर के एक बच्चे ने कमेंट किया है ना, उसका हो रहा है 2024 में सिलेक्शन। तो आप भी मेहनत करोगे हमारे साथ, एक साल आपका भी सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा। हाँ जी सी और बी, अच्छा चेक करते हैं कौन सा सही है। 5 न्यूटन, सी इज करेक्ट। आइए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं ना। देखो यार पहले कितना था, यहां पे +3 था और यहां पे कितना था तो +4 था। इनके बीच की दूरी मैं इमेजिन कर लेता हूं कि वो चलो r है, मैं अज्यूम कर लेता हूं, है ना। अब इस फोर्स को उन्होंने बोला कि ये फोर्स है 10 न्यूटन, तो मैं फोर्स को लिखूंगा 10 न्यूटन बराबर k Q1 Q2, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया, दोनों को माइक्रो में छोड़ देते हैं, कोई इशू नहीं है। 3 4 जा 12 एंड डिवाइडेड बाई r²। बस इतना ध्यान रखो कि ये दोनों माइक्रो माइक्रो में लिया हुआ है। तो ये पहला फोर्स ऐसे लिखोगे, हाँ वो 10 हो गया, ठीक है। अब जब नया फोर्स आप लिखोगे तो क्या करोगे, इसमें -6 जोड़ दो, है ना। तो +3 -6 कितना हो गया बेटा, -3 हो गया। तो ये नया चार्ज बन गया -3। अच्छा इसमें भी -6 जोड़ दो, दोनों को -6 देना है ना। तो 4 में -6 जोड़ोगे तो कितना आएगा, -2 आ जाएगा। अब जब आप ये नया फोर्स निकालोगे तो नया फोर्स होगा k, है ना, Q1 Q2 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई r²। मेरे को तो देखो दिख गया कि ये 12 था, यहां पे 6 हो गया, मतलब फोर्स आधा हो रहा है। तो एक तरीका तो ये है कि सीधा सीधा बोल दो कि यार जो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस था वो पहले था 4 3 जा 12, अब रह गया है 3 2 जा 6, हाफ हो गया है, तो फोर्स भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो जो 10 न्यूटन था अब वो 5 न्यूटन हो गया। लेकिन अगर ऐसे ना चमके आपको तो ऐसे कर लो, ये पुराना फोर्स आपने लिखा था, या आपने नया फोर्स लिखा है, दोनों का रेशियो ले लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा F डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ गया इसके 10 बराबर, ये K और ये आपका K कैंसिल हो गया जब डिवाइड करोगे, है ना। अब ये देखो इसको ऊपर लिखा है तो ये आ जाएगा 6/r² इंटू ये r² ऊपर, है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाई 12। उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब आप डिवाइड करते हो ऐसे होता है ना, दिस अपॉन दिस। यहां से भी आप कर लो बेटा, है ना, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा 5 न्यूटन। या फिर डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि जो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज है वो पहले था 3 4 जा 12, अब है 3 2 जा 6,
प्रोडक्ट ऑफ चार्ज आधा हो रहा है सेम डिस्टेंस पे, तो फोर्स भी आधा हो जाएगा। क्लियर है? तो एक बार जल्दी से दिल बनाइए, आगे बढ़ते हैं। श्रुति सिंह सर आप स्मार्ट लग रहे हैं, थैंक यू सो मच। वैसे मेरे बाल थोड़े बड़े हो गए हैं, है ना, हेयर कट लेना है, बट एनीवेज चलो आगे बढ़े। अब पता नहीं तुम लोग ताना मारते हो कि सच में तारीफ करते हो, तो तुम ही जानो। हम तो भैया उसको तारीफ की तरह ले रहे हैं, है ना। हाँ, बाकी हमारे बच्चों की लीला अपरंपार है। चलो भाई आगे बढ़े, है ना। चलो अच्छा, आपको मैंने इंडक्शन के बारे में पढ़ाया था कल, याद है? इंडक्शन, इंडक्शन में क्या होता है बेटा? थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दो, फिर ये वाला क्वेश्चन कराता हूं। इंडक्शन में क्या होता है बेटा? मान लो एक कंडक्टर है, इसमें प्लस बी है, माइनस बी है, प्लस बी है, माइनस बी है, प्लस बी है, माइनस बी है। कंडक्टर है ये, है ना, कंडक्टर है। इसके आसपास कोई आप दूसरी बॉडी ले आओ जिसमें मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको देख के क्या होता है, याद आया कुछ? पॉजिटिव को देख के नेगेटिव इधर आ जाएंगे, ऑपोजिट चार्ज, और पॉजिटिव को देख के पॉजिटिव उधर चले जाएंगे, है ना। तो ये कब होता है? जब कोई स्फीयर टाइप की बॉडी है, उसी में तो होगा ना, मेटालिक होना चाहिए, उसको कंडक्टर होना चाहिए। तो हमें बोला गया कि भाई दो कंडक्टर है ना, मेटल स्फीयर्स हैं, है ना, यहाँ पे मेटल जोड़ देता हूं, मेटल स्फीयर्स हैं, ये देखो बड़े बड़े मेटल स्फीयर्स हैं। इस पे भी प्लस चार्ज है, इस पे भी प्लस चार्ज है, इनके बीच की दूरी r है, सेंटर टू सेंटर दूरी। यहां पे भी दूरी r ही है, देखो, लेकिन डिफरेंस क्या है? इस पे प्लस है और इस पे माइनस है, ठीक। अच्छा, तो हमने बोला कि भाई दोनों में चार्ज वार्ज सब सेम है ना, इस पे भी Q है, इस पे भी Q है, यहां भी Q, यहां भी Q। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो मान लो F1 लग रहा है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो मान लो बेटा F1 लग रहा है ना। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो मान लो F2 है। आपको बस इतना कंपेयर करना है कि अगर दोनों की दूरी सेम है और चार्ज भी सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, है ना, चार्ज भी सेम है, तो आपको यह बताना है कि F1 F2 में कौन ज्यादा कौन कम। क्वेश्चन समझ में आया? क्या F1 ज्यादा है F2 से, है ना, या फिर क्या F1 कम है F2 से, या फिर क्या F1 और F2 एक दूसरे के बराबर होंगे, या फिर चौथा ऑप्शन राम जाने भैया, हमको क्या पता, बताओ। आयुष बोल रहा है सेम होगा, मेटालिक स्फीयर है ना, मेटालिक स्फीयर है। और देखते हैं आंसर, है ना। सो नाउ सेलिना इज सेइंग बी होगा, किरण इज सेइंग ए होगा। देखो डेमोक्रेसी आ गई बेटा। कैन यू सजेस्ट एनी फिजिक्स बुक फॉर प्रैक्टिस? अगर आप मंथन नीट बैच के पार्ट हो तो आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पेडागोजी ऐप का फ्री एक्सेस मिलेगा जिसमें टॉप किताबें हैं, प्लस आपको तत्व का मॉड्यूल मिल जाएगा, प्लस आपको क्लास में डीपीपी मिल जाएगी। तो अगर मंथन नीट ले रखा है तो कोई किताब नहीं लेनी पड़ेगी और इतने कम प्राइस में सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर किताब लेनी है आपको, आप मंथन नीट के पार्ट नहीं हो, देन यू कैन बाय एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स, है ना। डीसी पांडे ऑल्सो इज अ गुड बुक, आपको जो अच्छा लगता है आप ले सकते हो। तो बी और सी में सबसे ज्यादा बच्चे हैं, है ना। देखो बेटा मैं समझाता हूं, देखो क्या होगा। दोनों मेटालिक स्फीयर है, राइट, ऐसे रखे हुए मेटालिक स्फीयर, है ना। इसके पास भी प्लस है, इसके पास भी प्लस है ना। ये दोनों प्लस एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, है ना। प्लस को देख के प्लस दूर भागेगा, यानी कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होगा कि यहां पे प्लस इधर, एक्चुअली सरफेस पे रहेंगे, मेटल है तो, है ना। तो यहां पे चार्जेस जो है बेटा इधर भाग जाएंगे, यहां पे चार्जेस बेटा इधर भाग जाएंगे, एक दूसरे से दूर। इसको इंडक्शन बोलते हैं ना। किसी कंडक्टर के पास एक चार्ज बॉडी को लाओगे तो चार्जेस रीअरेंज होते हैं बेटा, भागते हैं इधर उधर, है ना। तो क्या हो रहा है, इसके चार्जेस रीअरेंज करेंगे कि अरे यहां भी प्लस है, उसको देख के भागो, तो यहां तक आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे, इधर इसके वाले इस सरफेस पे चले जाएंगे। लेकिन जो प्लस और माइनस है उनके साथ कुछ उल्टा होगा। देखो इस पे प्लस है दूसरे केस में और इस पे माइनस है बेटा, है ना। तो प्लस और माइनस एक दूसरे को पसंद करेंगे। ऐसे में क्या इंडक्शन होगा,
प्लस वाले इधर आ जाएंगे इस खिड़की में, है ना, इस खिड़की में आ जाएंगे, और माइनस वाले बेटा इस खिड़की में आ जाएंगे देखने के लिए। तो देखो किस टाइप का इंडक्शन का खेल चल रहा है। ये पॉइंट चार्ज में नहीं होगा, ये जो मैं कह रहा हूं आपको, ये मेटालिक स्फीयर में हो रहा है। चार्ज पॉइंट अगर चार्ज है तो इसमें थोड़ा ना इंडक्शन होगा, इसमें तो चार्ज हो तो पॉइंट पे है एक, है ना, तो इसमें ट्रू नहीं है ये। लेकिन अगर स्फीयर बोल दे तो ऐसे सोचना पड़ेगा आपको कि यार प्लस इधर चले गए, प्लस इधर चले गए, दूर दूर भाग रहे हैं। इसमें देखो प्लस इधर आ गया, माइनस आ गया, आगे इधर आ गए। अब आप खुद दिमाग लगाओ, इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस यहां पे ज्यादा है ना, ज्यादा दिख रहा है डिस्टेंस, देखो इफेक्टिव डिस्टेंस ज्यादा है, दूर दूर चले गए दोनों क्योंकि सिमिलर है। और यहां पे आप देखोगे तो इफेक्टिव डिस्टेंस कम हो गया, भले ही सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस सेम है। देखो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस सेम है, अगर स्फीयर का सेंटर टू सेंटर मिलाओगे तो वो सेम है, लेकिन जो इंडक्शन हुआ उसकी वजह से ये चार्जेस इधर, ये चार्जेस इधर, तो ये बहुत नजदीक आ गए। और इसमें क्या हुआ, इंडक्शन ऐसा हुआ कि ये इधर दूर चले गए। तो यार जहां दूर चले जाएंगे चार्ज, जहां दूर चले जाएंगे वहां पे फोर्स कम हो जाएगा, हेंस ये वाला फोर्स कम है। तो आपका आंसर है F1 छोटा होगा F2 से। फिर से रिपीट करूं, पहले बताओ इंडक्शन समझ में आया, ये प्लस इधर प्लस उधर दूर दूर चले गए, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे। बट इसमें क्या हो रहा है, प्लस और माइनस पास पास आ गए, इंडक्शन के बाद पास आ गए। अब ये ऑब्वियसली अगर पास आ गए तो फोर्स ज्यादा लगेगा। ये जो आपका लॉ है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना, आप डिस्टेंस को कम करोगे तो फोर्स बढ़ेगा, इनवर्स है ना। तो वैसे ही आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो फोर्स डिक्रीज होगा, उल्टा होगा, है ना बेटा। यस, तो द करेक्ट आंसर इज बी। जिन्होंने भी आंसर दिया बी उनको बधाई, है ना, और जिन्होंने गलत आंसर दिया उनकी बहुत जल्दी करा देंगे सगाई। चलो एनीवेज कोई बात नहीं बेटा, हताश नहीं होना, गलत आंसर आ जाए टेंशन नहीं लेना है ना, कोई बात नहीं, सीखना जरूरी है बेटा, है ना। आप या तो जीतते हो या तो सीखते हो, आप हारते नहीं हो। इस पे थोड़ा वापस आते हैं बेटा, है ना। तो मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको करवा दिए, है ना, और एक आइडिया दे दिया कि बेसिक क्वेश्चन किस टाइप के आते होंगे कूलॉम्स लॉ के ऊपर। अब बेटा इस फॉर्मूले पे एक बार फिर से आओ, है ना। ये देखो क्या था भाई फॉर्मूला, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर इस K की बात करें तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 और पाई डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं उनका, है ना। एप्सिलॉन नॉट जो है बेटा, इट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी, है ना, ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम या फिर एयर भी आप ले सकते हो, है ना। फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, ये बताता है कितनी आसानी से या कितनी डिफिकल्टी से इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप किया जा सकता है किसी मीडियम में, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू क्या होती है सर, इसकी वैल्यू होती है बेटा 8.85 इंटू 10 की पावर में -12, ठीक है, ये आपको याद रखना है बेटा। तो ये जो K है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू इतनी होती है। यूनिट की अगर बात करें तो दिमाग लगाओ, 4 का तो कोई यूनिट नहीं है, पाई का भी कोई यूनिट डायमेंशन कुछ नहीं है ना। तो जो भी K का यूनिट था उसका जस्ट उल्टा इनवर्स एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होगा, है ना, बिकॉज ये ऊपर लिखा है नीचे लिखा है, तो उल्टा कर दो K की यूनिट को। अब सर K की यूनिट क्या थी, ये थी ना बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम्ब स्क्वायर, इसको तो उल्टा कर दे, है ना। तो ये आंसर आएगा कूलॉम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। डन हो गया, है ना। अब इसमें मैं अभी मीडियम वाली बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं फ्री स्पेस की बात कर रहा हूं। जब हम मीडियम लाएंगे कि मान लो पानी में डुबा दिया, केरोसिन में डुबा दिया, तो यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आ जाता है, एप्सिलॉन आर उसको बोलते हैं। बट अभी के लिए मैं आपको ज्यादा टेंशन नहीं देना चाहता हूं, वो एक अलग टॉपिक है, उसको अलग से पढ़ेंगे, हेंस अभी के लिए यहां पे कुछ नहीं है।
बट आपको एक आइडिया लग गया कि जब मीडियम आ जाएगा, कोई और मीडियम होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ, या रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं उसको, तो वो यहां पे मल्टीप्लाई होगा। अब वो समय बताऊंगा व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, व्हाट इज परमिटिविटी, सब होगा, बट वो बाद की बात है। फिलहाल के लिए वैक्यूम का याद रखो, ये आंसर है ना।